नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पॉपुलर अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे एयर प्रीहीटर के ऊपर। देखेंगे कि एयर प्रीहीटर क्या होता है, हम पावर प्लांट में क्यों यूज़ करते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो बिना किसी देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एयर प्रीहीटर के ऊपर। तो देखिए जनरली जो हमारा एयर प्रीहीटर होता है ये होता है हमारा दो टाइप का, ठीक ना। जो एयर प्रीहीटर होता है कितने टाइप का, दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा रिक्यूपरेटिव और सेकंड नंबर होता है हमारा रीजनरेटिव। ओके, तो जो रिक्यूपरेटिव होता है ये हमारा सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक ना, जिसमें आपका आउटर केसिंग सेल रहता है और इनसाइड में उसके ट्यूब्स रहते हैं। ओके, जो रीजनरेटिव होता है ये रोटरी टाइप का होता है। तो जो रोटरी टाइप का होता है ये कुछ ऐसा होता है, ये ट्राई सेक्टर या बाई सेक्टर होता है, ठीक ना। अगर बाई सेक्टर होगा तो 2 पार्ट होंगे, ट्राई सेक्टर होगा तो इसके 3 पार्ट होंगे। तो एक पार्ट में इसका फ्लू गैस का रहता है, दूसरा सेक्टर इसका पार्ट रहता है वो एफडी एयर का रहेगा और थर्ड पीए एयर, ठीक ना। पीए एयर ये जो होता है रोटेट होता है 2 to 3 आरपीएम, ठीक ना। ये क्या करता है, एक कंटिन्यू रोटेट होते रहता है। तो इसमें ना आपके हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ से आपका फ्लू गैस पास हुआ तो ये क्या होगा, फ्लू गैस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन घूम के इस साइड में आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, एफडी एयर और पीए एयर इस हीटिंग एलिमेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो हीट हो जाएंगे, ठीक ना। तो ये कंटिन्यू चलते रहता है। ये नॉर्मली जो है बड़े यूनिटों में यूज होता है। और जो रिक्यूपरेटिव होता है वो सेल एंड ट्यूब टाइप का होता है। वो हमारा नॉर्मल जो कैप्टिव यूनिट है या फिर जहाँ कोजन है वहाँ पे हम यूज करते हैं रिक्यूपरेटिव। ओके, तो नॉर्मली जो हम आज बात करेंगे मोस्टली रिक्यूपरेटिव के बारे में बात करेंगे, जो आपका ट्यूब एंड सेल टाइप का हीट एक्सचेंजर है उसके बारे में। ओके, तो जनरली हमें पता है, देखिए जो हमें पता है कि जो हमारा हीट का ट्रांसफर होगा वो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में होता है, ठीक ना। तो यहाँ भी सेम सिचुएशन रहता है, हमारा जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है और जो हमारा एयर का टेम्परेचर है वो कम रहता है। ओके, तो देखिए एपीएच का हम यूज़ क्यों करते हैं, जनरली देखिए जो एपीएच का यूज़ किया जाता है, जो हमारा फ्लू गैस है, फ्लू गैस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक ना, हम एपीएच का यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम वैसे ही उस टेम्परेचर को बाहर छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा हीट लॉस होगा। ओके, तो जो हम एयर देते हैं आपका एफडी से, कंबस्चन एयर जो होता है, कंबस्चन एयर जो देते हैं, ठीक ना, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 30 से 40 डिग्री सी होता है, ठीक, क्योंकि वो एटमोस्फेयर से सक्शन लेता है, ठीक ना, एफडी एयर। तो उसका टेम्परेचर कितना हो, 30 से 40। तो अगर हम 30 से 40 डिग्री सी का अगर एयर दे रहे हैं कंबस्चन के लिए फर्नेस में, तो वो क्या करेगा, उसमें जो कुछ भी मॉइस्चर होगा आपके, अगर जो आप 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर का एयर दे रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर तो होगा ही। तो पहले अगर जैसे हम 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर का एयर दे देंगे वो क्या करेगा, जो कुछ भी इसमें मॉइस्चर होगा, एयर में मॉइस्चर होगा, उस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हमें हीट देना पड़ेगा। तो उसमें 2 हीट लगेंगी आपकी, एक तो सेंसिबल हीट और दूसरा लेटेंट हीट। ओके, इसके बाद कहीं वो जो मॉइस्चर है वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो इन दोनों हीट, ये जो हम हीट देंगे ना, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, ये क्या है, हमारा हीट लॉस है। तो इस हीट लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा कंबस्चन एयर है, कंबस्चन एयर को हम एपीएच के थ्रू प्री हीट कर लेते हैं, जिससे हमारा जो ये सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट लग रहा है ये बच जाए हमारा, ठीक है। और उससे हमारी बॉयलर की एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, आपके एक सेल होता है और सेल के इनसाइड में आपके ट्यूब्स लगे होते हैं, ठीक। और जो हमारा फ्लू गैस है, कई जगह आप देखेंगे तो जो फ्लू गैस है वो ट्यूब्स के इनसाइड से फ्लो होता है और कई जगह आपका जो फ्लू गैस है ट्यूब्स के आउटसाइड फ्लो होता है। तो अगर मान लीजिए जो आपका फ्लू गैस है वो ट्यूब्स के इनसाइड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ट्यूब्स के इनसाइड फ्लो हो रहा है, तो जो आपका एयर है वो ट्यूब्स के आउटसाइड फ्लो होगा, ठीक ना। अगर मान लीजिए फ्लू गैस आपका ट्यूब के आउटसाइड फ्लो हो रहा है तो जो आपका एयर है वो ट्यूब के इनसाइड फ्लो होगा। तो जो आपका फ्लू गैस है वो अगर ट्यूब के इनसाइड फ्लो होता है तो वहाँ पे एक दिक्कत आती है कि आपकी ट्यूब की चोकिंग बढ़ जाती है, ठीक ना। तो ये हो गया, बात कर ली हमने। तो इसमें देखिए हमारा क्रॉस फ्लो हो रहा है, आपका फ्लू गैस जो है ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और जो कोल्ड एयर है ये हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फ्लू गैस की हीट को ट्रांसफर कर देगा एयर में और एयर को गर्म कर देगा। तो यहाँ पे जो आपका हॉट एयर निकलता है, ठीक ना, हॉट एयर का टेम्परेचर यहाँ पे आ जाता है 200 to 230, ठीक ना।
और जो हमें से फ्लू गैस आउटलेट निकलता है वो अराउंड 140 डिग्री सी रहता है, क्योंकि जो फ्लू गैस पाथ में आप देखेंगे तो जो हमारा एपीएच है वो सबसे लास्ट हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है ना। फ्लू गैस पाथ में जो एपीएच है लास्ट हीट एक्सचेंजर होता है। तो हम इसका टेम्परेचर 140 ही क्यों रखते हैं, देखिए क्या है कि अगर 140 से नीचे ले जाएंगे तो क्या होगा, वो सल्फर ड्यू पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। सल्फर ड्यू पॉइंट आएगा, दैट मीन्स कि जो कुछ भी आपके सल्फर कंटेंट है फ्लू गैस में, ठीक ना, तो वहाँ पे जैसे ही उस टेम्परेचर में पहुँचेगा, सल्फर ड्यू पॉइंट से नीचे पहुँचेगा तो सल्फर डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो सल्फर डिपोजिशन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो डिपॉजिट हो जाएगा ट्यूब्स पे एंड केसिंग पे, वो क्या करेगा, इन दोनों को डैमेज करेगा, ठीक ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इतना हम वो करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है फ्लू गैस का आउटलेट टेम्परेचर एपीएच आउटलेट पे ये 140 से नीचे ना हो, मतलब कि सल्फर ड्यू पॉइंट से नीचे ना जाए। तो हम इसमें क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमारा फ्लू गैस का आउटलेट है वो सल्फर ड्यू पॉइंट से नीचे ना जाए। तो अगर आपको एग्जैक्ट जो हमारा एग्जैक्ट ड्यू पॉइंट होता है वो हम निकाल सकते हैं, एक वेरूप इक्वेशन होता है, वेरूप इक्वेशन, ठीक ना, इससे हम एग्जैक्ट सल्फर ड्यू पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सल्फर ड्यू पॉइंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी फ्लू गैस है, फ्लू गैस में जो आपका SO3 प्रेजेंट है, ठीक है, SO3 एंड जो H2 प्रेजेंट है इसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है कि आपका सल्फर ड्यू पॉइंट कितना होगा, ठीक ना। किसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, वेरूप इक्वेशन होता है, इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। और ये वेरूप इक्वेशन क्या बोलता है कि जो आपका फ्लू गैस है, फ्लू गैस में आपका जो SO3 एंड H2 प्रेजेंट है उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि हमारा एग्जैक्ट सल्फर ड्यू पॉइंट कितना होगा। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने आपका एपीएच और सल्फर ड्यू पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं, देखिए जो हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन फ्लू गैस एंड एयर। जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है आपका फ्लू गैस एंड एयर, इन दोनों के बीच में बहुत कम होता है, ठीक ना। दैट मीन्स कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट ट्रांसफर होता है आपका फ्लू गैस से एयर में वो बहुत कम होता है, ठीक है, इजीली हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो आपका एपीएच होता है, एपीएच का जो सरफेस एरिया है, ठीक ना, वो इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ताकि जो आपका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो बढ़ जाए, ठीक ना। अब ये जैसे आप देखिए इसमें जो जैसे आपके प्लेन ट्यूब्स लगे हुए, तो कई जगह यहाँ पे फिन्स वाले ट्यूब्स लगा देते हैं। फिन्स वाले ट्यूब्स लगाने से क्या होगा, आपका जो हीटिंग सरफेस है वो हीटिंग सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, आपका अच्छे से हीट ट्रांसफर होगा। ओके, और एक चीज बात कर लेते हैं, देखिए ये तो हमने बात कर ली आपके एपीएच ऑपरेशन के बारे में, मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है और कितना पे टेम्परेचर मेंटेन रखना है। ओके, और एक इसका एक वो देख लेते हैं कि हमारा इफिशिएंसी कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए जो अगर आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर है, ठीक ना, अगर आपका फ्लू गैस टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सी है, दैट मीन्स कि आपका 1% इफिशिएंसी लॉस होगा, ठीक ना। 1% जो 1% बॉयलर की इफिशिएंसी लॉस होगी आपकी, ठीक ना। अगर आपका फ्लू गैस का लिविंग टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सी है, दैट मीन्स कि आपके बॉयलर इफिशिएंसी में 1% का लॉस हो रहा है, ठीक ना। तो कुछ लिमिटेशन है जिसके कारण हम पूरा आपका जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है बिलो 140 डिग्री सी नहीं ला सकते, बट हमें ये ट्राई करना रहता है कि जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर है, जो फ्लू गैस पाथ से निकल रहा है उसका टेम्परेचर 140 या उससे ज़्यादा ना हो, ठीक ना। क्यों, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर 20 डिग्री से है, दैट मीन्स कि 1% में बॉयलर इफिशिएंसी में लॉस होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि 140 से ज़्यादा टेम्परेचर ना जाए, ठीक ना, फ्लू गैस का उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपके फ्लू गैस पाथ से ना निकले। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने एपीएच की। और एक चीज़ देख लेते हैं कि देखिए जब स्टार्टिंग टाइम होता है, जब हम बॉयलर लाइट अप करते हैं, तो उस समय क्या होता है, उस समय आपके फ्लू गैस का टेम्परेचर नहीं होता है। अगर उस समय हम अगर एपीएच सर्विस में ले लें तो क्या होगा, आपका ऑब्वियस सी बात है, आपकी फ्लू गैस में टेम्परेचर तो है नहीं, तो क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है फ्लू गैस का वो बिलो सल्फर ड्यू पॉइंट आ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, कई जगह क्या होता है ना कि जो आपका फ्लू एपीएच बाईपास दिया रहता है। एपीएच बाईपास कैसे, मतलब आपका एक इधर से दूसरी डक्ट दी रहेगी, सीधे ये यहाँ पे आके मिल जाएगी। तो क्या रहता है कि उस समय हम एपीएच बाईपास कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर
उस कंडीशन में हम एपीएच सर्विस में लेते हैं लाइट अप के टाइम में, तो क्या होगा वहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है फ्लू गैस का वो बहुत कम रहता है। अगर उस टाइम पे हम एपीएच सर्विस में ले लिए तो क्या होगा, डेफिनेटली जो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो बिलो सल्फर ड्यू पॉइंट आएगा और सल्फर डिपोजिशन होगा। तो जो सल्फर डिपोजिशन होने के चांसेस रहते हैं वो इस वाले पार्ट में रहते हैं। तो हमने बात की है कैसे कि मतलब जो हमारा एपीएच है कैसे फ्लू गैस की एफिशिएंसी को इंक्रीज, एपीएच जितने भी हीट एक्सचेंजर आपके फ्लू गैस के पाथ में कैसे बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा कि जो हमारा फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सी तक का निकल रहा है तो दैट मीन्स आपका 1% की बॉयलर एफिशिएंसी में लॉस होगा। और बट कुछ लिमिटेशन है आपका सल्फर डी बॉन्ड जो लिमिटेशन बताया जिसके कारण कि हम फ्लू गैस का टेम्परेचर को ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब रीज़न है। और अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका बॉयलर लाइटअप हो रहा है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर बॉयलर लाइटअप हो रहा है तो जो आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर है वो ऑलरेडी कम है, ठीक है ना, ऑलरेडी कम है। अगर उस कंडीशन में आप एपीएच सर्विस में लेते हैं तो क्या होगा, कोल्ड जो आपका सल्फर ड्यू पॉइंट से जो टेम्परेचर नीचे जाना है फ्लू गैस का वो डेफिनेटली जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका फ्लू गैस में टेम्परेचर ही नहीं है। ओके, तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एपीएच है उसको हम बाईपास कर लेते हैं। बाईपास का कई जगह प्रोविजन दिया रहता है, हम बाईपास कर देते हैं, मतलब एपीएच से आपका फ्लू गैस पास नहीं होगा। तो उसमें हम सल्फर ड्यू पॉइंट से नीचे हमारा टेम्परेचर जाने से बच जाता है और हम एसिड ड्यू पॉइंट से बच जाते हैं। कई जगह पे क्या होता है, स्कैप दिया रहता है। स्कैप क्या होता है, स्टीम कॉइल एयर फिल्टर होता है। तो जो स्कैप होता है वो बड़े यूनिट में यूज होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपका एक सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर होता है जिसमें हम फ्लू गैस या फिर एयर की हीटिंग के लिए स्टीम देते हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी स्टीम देते हैं। ऑक्सिलरी स्टीम से हम आपका फ्लू गैस या फिर एयर को हीट करते हैं, जिससे क्या होता है आपका फ्लू गैस का टेम्परेचर डाउन नहीं होता और हम सल्फर ड्यू पॉइंट पे टेम्परेचर तक जाने से बच जाते हैं, ठीक है। और एक वो आता है हमारे पास कोल्ड एंड इरोजन। कोल्ड इन इरोजन, तो देखिए कोल्ड इन इरोजन जो होता है वो आपके एपीएच के नीचे वाले पोर्शन में होता है। क्यों, क्योंकि एपीएच के अगर नीचे वाले पोर्शन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका एयर का इनलेट है और फ्लू गैस का आउटलेट है। तो जो आपका फ्लू गैस है, फ्लू गैस का मैक्सिमम हीट आपके एपीएच के ऊपर वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में हीट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में हीट ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आके अगर इनकेस ज़्यादा हीट ट्रांसफर हुआ तो इस वाले पोर्शन में आपका जो कोल्ड एंड इरोजन और जो सल्फर डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करता है आपका जो ट्यूब्स एंड सेल पे सल्फर डिपॉजिट होता है और उसको इरोड करने लगता है, इरोड करके डैमेज कर देता है, ठीक ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे जब लाइट अप करते हैं तो अगर हमारे पास स्कैफ का प्रोविजन है तो स्कैफ सर्विस में ले लेते हैं या फिर आपको एपीएच बाईपास करना पड़ता है। ओके, तो आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि एपीएच क्या होता है, कैसे वर्क करता है और कितने टाइप के एपीएच होते हैं। ओके, अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आओ तो जरूर कमेंट करके पूछिए और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए।